आज ऑप्सर्स गुरुकुल के इस चैनल पे मैं अश्वनी सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले ही कुछ महीनों में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की वैकेंसियां आने वाली हैं और उस वैकेंसियों में कई ट्रेड जैसे आपका टेक्निकल ट्रेड का या जीडी का या ट्रेडमैन का, एयरफोर्स में भी गनमैन का, फिर नेवी में एसएसआर, नेवी AA की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो हम विशेष तौर से वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से हैं और जिन बच्चों को इंग्लिश में, अंग्रेजी में परेशानी होती है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हमने एक डिफेंस डोज के नाम से एक प्रैक्टिस सेट और एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ क्वेश्चनों का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें पहले हम MCQ पढ़ाएंगे, फिर टॉपिक भी पढ़ाएंगे आपको, और जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उन बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी सफलता के लिए, आपका अगर सेना में जाने का मन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे जो पूरी टीम के द्वारा की गई मेहनत है उसका लाभ उठाइए। तो आज की क्लास पांडे सर के साथ आप शुरू करिए और हमारा आज का जो MCQ है वो हम कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे जिसमें जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पे हमने क्या किया है, क्वेश्चनों को छांटा है और उन क्वेश्चनों को एक जगह पिरो के आपके पास हम लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, हमारे साथ जुड़कर अपने भविष्य को साकार कीजिए। आपके भविष्य में जो आपका सपना है सेना में जाने का, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ मिलकर आप मेहनत करिए, क्योंकि सक्सेस बेटा एक दिन में नहीं मिलती। सक्सेस के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के इस जो क्वेश्चनों का जो हमने सेट लाया है उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है आज के। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन हम दिखाते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्य का मात्रक क्या है। यहां से देखते हैं हम कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक आपको पता है कि कार्य का मात्रक क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कार्य के मात्रक के बारे में। तो जल्दी से इस बात को समझिए कि कार्य का मात्रक क्या है। पहली बात तो कार्य का मात्रक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य का फॉर्मूला यानी सूत्र पता होना चाहिए। अच्छा, कार्य होता क्या है, जिससे किसी कार्य का मतलब क्या होता है, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। कैपेसिटी ऑफ डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, बट कार्य मतलब क्या होता है, जिससे कोई कार्य का करना समझा जाए। मतलब कैसे, जैसे कार्य अगर बोले कार्य बराबर होता क्या है बेटा, तो होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणे विस्थापन बोलते हैं इसको। यानी अगर इंग्लिश में बोले वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या F इंटू एस कॉस थीटा भी बोल दिया जाता है इसको। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन हो गया। अब देखो इसकी जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक वो हम लिखते हैं जूल, और या हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। और CGS मात्रक इसका जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अर्ग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अर्ग लिखते हैं। तो इस ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है कि जूल है, इसके बाद अर्ग है, इसके बाद न्यूटन मीटर है, या और उपर्युक्त सभी है। तो बेटा जूल तो होगा ही होगा, अर्ग भी होगा, CGS में है, और MKS में देखें तो न्यूटन मीटर भी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हम क्या लेते हैं, उपर्युक्त सभी लेते हैं। ठीक है, उपर्युक्त सभी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम राशि का वजन, द्रव्यमान नहीं वजन, तो वजन का मतलब क्या हो गया, भार हो गया। तो भार जो होता है इसका फार्मूला होता है मास इंटू
गुरुत्वीय त्वरण। W बराबर क्या होता है, mg होता है। अब जब भी किसी वस्तु के भार की बात की जाती है तो बेटा भार और द्रव्यमान में क्या होता है, अंतर होता है। मतलब द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और भार किसी वस्तु के केंद्र की तरफ लगा बल होता है। तो भार क्या है, एक तरीके का बल है। तो जब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, 1 किलोग्राम राशि, 1 केजी अगर केवल बोला जाए तो वो क्या होता है कि 1000 ग्राम की बात कर दोगे, लेकिन जब 1 केजी वेट बोला जाएगा, 1 किलोग्राम वेट बोला जाएगा, तो उसके साथ ग्रेविटी एक्ट हो जाती है, 9.8 लेते हैं। और जब वेट का फॉर्मूला यानी भार का जब सूत्र निकालते हैं तो वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, देखिए 1 न्यूटन नहीं होगा, 1 केजी नहीं होगा, 9.8 केजी नहीं होगा, लेकिन 9.8 न्यूटन ये आपका हो जाएगा। तो बेटा यहां पे क्या हो गया हमारा, 9.8 न्यूटन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। तो इस चीज को पकड़ लीजिए कि 1 किलोग्राम राशि का भार क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि पदार्थ की मात्रा बदलने पर क्या नियत रहेगा। नियत रहे मतलब जो बदले ना, मतलब कांस्टेंट रहे। तो पदार्थ की मात्रा बदलने पर पहली बात तो देखो उसका आयतन बदल सकता है, उसका द्रव्यमान भी बदल सकता है, क्योंकि अभी बताया कि पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और उसका भार भी बदल जाएगा। अगर पदार्थ की मात्रा को बदलें तो उसके भार में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं आता है। अगर किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को बदला जाए या किसी पदार्थ की मात्रा को बदला जाए तो उसके घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, तो यहां पे इसका हम आंसर देंगे घनत्व। क्या देंगे, घनत्व देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्वनि क्या है, साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या है। देखो पहली बात, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी की बात को या किसी भी कंपन को क्या करते हैं, हम सुन पाते हैं। अच्छा, ध्वनि को चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है। तो जैसे हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं तो वो बात हमें क्यों सुनाई देती है, क्योंकि वहां माध्यम है। जैसे हम यही अंतरिक्ष में जाएं तो हमें एक दूसरे की बातें नहीं सुनाई देगी, लेकिन हमसे दूसरे की बातों का सुनना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। तो ध्वनि क्या हो गई, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम उस तरंगों के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं या हम सुनते हैं। तो यहाँ पे इसका रिलेशन किससे हो गया, ऊर्जा से हो गया। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। देखो केल्विन में क्या होता है, जो केल्विन है ये एक स्केल है, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में जो पानी का हिमांक बिंदु होता है, पानी का हिमांक बिंदु ये जो होता है बेटा वो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। और क्वथनांक क्या होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है ये होता है 373 केल्विन। तो अगर हम केल्विन और इसमें रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उसमें K इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है C+273। अब इस फॉर्मूले से या C/5 इज इक्वल टू F-32/9 से हम भी निकाल सकते हैं सेल्सियस से केल्विन में। लेकिन जब निकालते हैं तो मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में तकरीबन हम 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं।
तो उस आधार पे जब हम इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को रख के और क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू कुछ 310 केल्विन के समथिंग आती है। कितने के समथिंग आती है बेटा? 310 केल्विन। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि केल्विन स्केल में मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन। अगर इसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो आप इसको फॉर्मूला यानी सूत्र की सहायता से इसको निकाल भी सकते हो। तो केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या हो गया? 310 केल्विन हो गया। एम आई राइट? अब देखें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुष का कारण क्या होता है? इंद्रधनुष पहली बात कहां बनता है? आसमान में बनता है। कब बनता है? जब मौसम साफ यानी आकाश साफ हो जाता है। तीसरी बात कब बनता है? बारिश के तुरंत बाद बनता है। इंद्रधनुष जब बनता है तो बारिश की बूंदें क्या काम करती है? प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है? प्रिज्म का। इंद्रधनुष को हम लोग आकाश का मुस्कुराना यानी स्माइल इन द स्काई भी बोलते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष क्या है? एक तरीके का नेचुरल स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक वर्णक्रम है। इंद्रधनुष बेटा दो तरीके का बनता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। प्राथमिक वाला जो होता है वो क्या होता है? शानदार होता है, मतलब आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। जो अगर द्वितीयक बनेगा, सेकेंडरी बनेगा तो थोड़ा धुंधला दिखेगा। जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो उसमें लाल ऊपर होता है, बैगनी सबसे नीचे होता है, जैसे वर्णक्रम में होता है। और जब द्वितीयक बनता है तो ये रिवर्स हो जाता है, बैगनी ऊपर होता है और लाल कहाँ हो जाता है? नीचे हो जाता है। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पे क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? देखो एक्चुअल कारण तो है प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये तीन महत्वपूर्ण जब चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में TIR को छोड़ के बाकी दिया हुआ है, तो अपवर्तन और परावर्तन यानी कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या हो गया? अपवर्तन और परावर्तन हो गया। तो मैंने जो बातें अभी आपको बताई उससे भी सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि भाई क्यों बनता है, कब बनता है, किस स्थिति में बनता है, कैसे दिनों में बनता है, क्या होता है, प्रिज्म का काम क्या होता है, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेट में हम आपसे इस पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? अपवर्तन और परावर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर गाड़ियों में जो गाड़ियां हैं उनमें पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगता है? तो साइड मिरर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिरर जिससे दूर की चीजें पास में आके क्लोज होके दिख जाए। तो जब दूर की चीजें पास में होके दिखे और बड़ी जो चीज होती है, बड़ी गाड़ियां होती है, वो छोटे फॉर्म में हमें दिख जाए, तो इसके लिए साइड मिरर या पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों के अंदर कौन सा दर्पण यूज होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो दर्पण आता है हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है? यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाएगा, ठीक है, और सीधा बनाएगा, ठीक है, और ये क्लोजर करता है। उस मिरर पे, उस दर्पण में लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट क्लोजर देन अपीयर, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो इसकी चूंकि इसकी क्वालिटी होती है वो उसकी वजह से लिखा होता है। तो मोटर गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, या आप कह सकते हो कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो हम बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण की। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। मूल रंग यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? प्रारंभिक रंग कौन कौन से हैं? तो देखिए जो प्रारंभिक रंग है, मूल रंग है, वो होता है लाल, RGB, लाल, हरा और नीला होता है। जो सेकेंडरी कलर होता है यानी जिसको द्वितीय रंग बोलते हैं, वो येलो, पीला, मैजेंटा और क्या होता है? सियान होता है, जिसे पीकॉक ब्लू भी बोलते हैं। अब इसमें देख लीजिए आप कि कौन सा मूल रंग है। हमने बोला लाल, हरा और नीला। तो देखो इसमें एक सवाल दिया है कि प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है। तो आपका पता है हरा है, लाल है, नीला है, लेकिन ये पीला जो है वो प्रारंभिक नहीं है। किस में आता है? द्वितीयक रंग में आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा? पीला हो गया।
ठीक है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्स में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट यानी तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो हम हाइड्रोजन को जानते हैं। किसको जानते हैं? हाइड्रोजन है, और इसकी तकरीबन मात्रा 71% के करीब मानी जाती है। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यही हाइड्रोजन जो सूर्य है उसके केंद्र में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज जो की थी बेटा, वो की थी हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो हाइड्रोजन है ये इडियट एलिमेंट के भी नाम से पीरियोडिक टेबल में जाना जाता है। तो यहां पे आंसर आप क्या लगाओगे? हाइड्रोजन लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किस में होता है? दे रखा है शून्य। यहां शून्य का मतलब निर्वात है, वैक्यूम बोलते हैं, जहां पे हवा न हो। वायु है, कांच है और पानी है। देखो बच्चों, इसके लिए हमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसका टेबल है कि एयर यानी वैक्यूम में जो प्रकाश के चाल होता है वो होता है 2.978 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो हम कहाँ मानते हैं? निर्वात में मानते हैं। लेकिन निर्वात और वायु में हम क्या रखते हैं? बराबर रख लेते हैं। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आपसे पूछे निर्वात और वायु में से किस में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे? निर्वात में, क्योंकि उसमें कुछ 0.3% ज्यादा स्पीड आ जाती है। प्रैक्टिकली अगर उसको मतलब बाई लैब अगर उसको जो कैलकुलेशन किया साइंटिस्टों ने, तो उसमें निर्वात में इन्होंने क्या किया? ज्यादा माना, क्योंकि एयर में तो फिर भी रेजिस्टेंस होता है, निर्वात में रेजिस्टेंस यानी कोई प्रतिरोध नहीं होता है, ऑब्स्टेकल नहीं होता है, जिसकी वजह से निर्वात में वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या मानी गई? ज्यादा मानी गई। तो यहां पे हमारा बेटर ऑप्शन क्या होगा? शून्य यानी निर्वात होगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब वो हो सकता है, आपको डाउट हो सकता है, लेकिन जैसे हम माने तो बुध को मान सकते हैं और शुक्र को भी मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति पे कभी कभी शुक्र भी नजदीक हो जाता है घूर्णन के कारण। लेकिन यहाँ पे हम अभी क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे अभी मानेंगे ज्यादातर किसको? शुक्र को मानते हैं। किसको मानेंगे? शुक्र को मानेंगे। लेकिन बुध को नजदीकी माना जाता है। किसके? पृथ्वी के निकट कौन किसको माना जाता है? बुध को। लेकिन घूर्णन में कभी कभी क्या होता है? शुक्र भी आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? शुक्र को मान सकते हैं, फिर बुध को भी मान सकते हैं। तो यहां पे हम क्या मानेंगे? अभी बुध को ही मानेंगे। किसको मानेंगे? बुध को। लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन में तो शुक्र को आप ले सकते हो। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो कौन होता है? वीनस यानी शुक्र होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब जो ग्रह शुक्र जैसे है, तो शुक्र क्या है कि मतलब सबसे क्या बोला जाता है? हॉटेस्ट प्लेनेट, यानी कि गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मैं सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें और इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। एक्स किरणों का आविष्कार, जिससे एक्सरे किया जाता है, जिससे हड्डियों वगैरह का पता लगाया जाता है कहाँ फ्रैक्चर है कहाँ नहीं है, तो इसकी मतलब चीजों को पूछा है कि इसका आविष्कार किसने किया था? एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स किरणों का आविष्कार ये तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था W.A. रॉन्टजन। क्या नाम था? W.A. रॉन्टजन। तो W.A. रॉन्टजन साहब ही हैं जिन्होंने एक्स किरणों का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रॉन्टजन। यानी रॉन्टजन ही वो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक्स किरणों की क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत का कुचालक होता है, इसमें से पहचानना है विद्युत का कुचालक। अब इस बात को समझने के लिए ये समझो आप, विद्युत का सुचालक कौन होता है, विद्युत का कुचालक कौन होता है। सुचालक का मतलब जिससे विद्युत आसानी से प्रवाहित कर सके, जैसे मेटल्स हैं, धातुएं हैं। ठीक है,
और कुचालक का मतलब जिससे विद्युत आसानी से प्रवाहित ना हो सके या हो ही ना सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक। मतलब अब इन दोनों का अगर डिफरेंस पता करना हो तो ऐसे करोगे, जैसे सुचालक जो होता है उस पे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए वो फ्लो करने लगता है, बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। लेकिन कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा नहीं होती या नामात्र के बराबर होती है, इसलिए उससे विद्युत प्रवाहित नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे चांदी है, ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक बोला जाता है। तांबा भी सुचालक है, ग्रेफाइट मतलब अधातु होते हुए भी सुचालक है। लेकिन प्लास्टिक जो है ये क्या है, ये कुचालक है। कौन सा है, कुचालक है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। तो प्लास्टिक क्या है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इसीलिए जितने इलेक्ट्रिशियन देखे होगे या कोई वायर होता है उसको देखे होगे, सबको किससे किया जाता है, प्लास्टिक से कवर किया जाता है, कि ताकि हमें शॉक न लगे, करंट न लगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। देखो ऊर्जा का नवीकरणीय का मतलब होता है जो नया, ठीक है। तो नवीकरणीय में ऊर्जा का, जैसे सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए हम जल ऊर्जा का यूज करते हैं, या मतलब हवा से, जैसे पवन चक्कियों से ऊर्जा का हम क्या कर रहे हैं, स्रोत खोज के और उससे हम ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं। ये सारे स्रोत क्या बोले जाते हैं, नवीकरणीय स्रोत, जिनका अक्षय भंडार है हमारे पास, असीमित भंडार है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो जो कभी खत्म नहीं हो सकता और जो बहुत प्रचुर मात्रा में हमारी प्रकृति ने हमको उपहार स्वरूप दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ पर हम सौर ऊर्जा को एक बेटर ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या है। देखो हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, ये कार्बन के अपरूप हैं। किसके अपरूप हैं, कार्बन के। किसके, कार्बन के। तो यहाँ पे इसने कभी कभी सवाल में क्या करता है कि हिंदी की जगह इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज कर देता है। तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो परीक्षा का पेपर बनाता है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाता है, वो कभी कभी ऐसे भी कर देता है, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, ऐसे करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, अप्रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। हालांकि हीरा और ग्रेफाइट अप्रूप है किसके, कार्बन के। तो कार्बन के अप्रूप और होता है, जैसे हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी बोलते हैं, फ्लोरेंस जिसको कहते हैं वो भी होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं। तो अप्रूप को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या है आपका, सी है, जो एलोट्रॉप्स के नाम से जाना जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉप्स होते हैं। निम्न में से सदिश राशि कौन सी होती है। अच्छा ये बात, अगर इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। और अदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। जैसे समय है 3 बजा, तो समय है केवल। लेकिन अगर हम कहें कि कोई चीज 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से जा रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी आ गया, और उसके साथ उसकी दिशा भी हम बता दे रहे हैं कि 4 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, परिमाण दे रहा है और दिशा भी दे रहा है। तो सदिश ऐसी राशियां होती है जिनमें परिमाण होता है, और अदिश ऐसी परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश ऐसी होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है सदिश राशि इसमें कौन सी है, बल, ठीक है, और समय, भार, द्रव्यमान, इसमें सदिश राशि कौन सी है, ठीक। तो सदिश राशि इसमें बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो बल भी सदिश राशि है और भार भी सदिश राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है और समय भी सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को डेनोट करते हैं। तो यहाँ पे बल और भार दोनों है। तो ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में केवल
अगर सदिश राशि पूछेगा तो एक देगा, बाकी तीन को क्या कर देगा, वो अदिश कर देगा। या अदिश पूछेगा तो एक अदिश देगा, तीन को क्या कर देगा, सदिश देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया। अगला देखो, रक्त के साथ पूरी शरीर में कौन चलता है? नाइट्रोजन चलती है, हवा चलती है, CO चलती है, ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि रक्त के साथ पूरे शरीर में क्या चलती है, ऑक्सीजन चलती है, और रिटर्न में क्या होता है फिर CO2, यानी सीरा और धमनी। धमनी और सिराओं का कार्य के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ोगे तो पूरी शरीर के अंदर हमारे मतलब ब्लड के साथ, रक्त के साथ कौन चलेगा, ऑक्सीजन चलेगी। तभी सारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिर्फ सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, वो कंप्लीट बैलेंस होता है, वर्क कर पाता है। तो इसलिए रक्त के साथ चलने वाली चीज क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए, वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें और भी हैं जिससे होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, जहरीली गैस है ये सब, ठीक है। मतलब ज्यादातर क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी और ये नुकसान भी करती हैं। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण की बात करते हैं, वो किससे होता है? धुआं से होता है, क्योंकि धुआं में कई तरीके के विषैले रसायन उत्पन्न होते हैं और जो हमारे प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं वायु प्रदूषण को। तो यहाँ पे धुआं हमारे लिए क्या है, बेटर ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा वसा यानी फैट अगर बात करी जाए, वो किस में पाई जाती है? गाय में, भैंस में, ऊंट में, बकरी में। तो सबसे ज्यादा वसा बच्चे याद रखना कि भैंस में पाई जाती है, इसीलिए भैंस का दूध बताया जाता है गाढ़ा होता है। भैंस से कम वसा किस में है? गाय में। गाय से कम बकरी में और ऊंट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, भैंस में सबसे ज्यादा वसा यानी फैट उसके दूध में पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा किस में है? भैंस के दूध में पिया। अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है? देखो, ये विद्युत चैप्टर से क्वेश्चन है। ओम का नियम होता है V = IR, यानी जो वोल्टेज होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? करंट के। अब यहाँ पे देखिए, V = IR दे रखा है कहीं? नहीं। R = V/I दे रखा है। अब यहां से अगर R को लोगे तो R = क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन बी हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक के विभव यानी दोनों सिरों पर बहने वाली धारा उसमें उसके वोल्टेज के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसीलिए V = IR। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यानी नियतांक आता है। यहाँ पे R यानी प्रतिरोध क्या है, इसका नियतांक है। तो V = IR या R = क्या हो जाता है, V/I हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बडिंग ईस्ट क्या है? बडिंग ईस्ट जैसे फफूद यानी कवक बोल दो, फंजाई बोल दो, तो बडिंग ईस्ट वही होता है। ब्रेड वगैरह में या ब्रेड बनाने में, डबल रोटी बनाने में, या आप देखोगे जो खाना बासी हो जाता है उस पर सफेद सफेद लग जाता है, तो ये क्या होता है, बडिंग ईस्ट होता है। और बडिंग ईस्ट क्या है, एक तरीके का फफूद यानी कवक होता है। कवक जनित रोग भी कुछ होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे आपसे जब डिजीज यानी रोग पढ़ाएंगे। तो द्रव्य की अधिकतम अवस्थाओं की संख्या कितनी है? द्रव्य मतलब कोई मैटर यानी पदार्थ की अधिकतम अवस्थाएं। देखो, मेन इसकी अवस्था तो 3 होती है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं ठोस, दूसरे को बोलते हैं हम लोग द्रव, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। लेकिन यहाँ पे ये 3 तो बेसिक हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है अधिकतम, मैक्सिमम कितनी होती है। चौथे नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और 5वें नंबर पे बेटा आता है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। तो पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं हो गई, 5 हो गई, यानी ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया और BEC। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, जो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ये पूछा है ना किसका योग है, तो न्यूट्रॉन, अच्छा प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। ये आपका बेटर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता जैसे देखते हो रोड पे बहुत ज्यादा लाल लाल रात को चमकता रहता है, रेडियम चमकता है, इसकी जो इकाई है यानी मात्रक है वो क्या बोलते हैं? हम क्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेट्रियम किसका नाम है? अब ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, नेट्रियम जो होता है वो सोडियम का नाम है। सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। नेचुरल गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस सारी ये कहां से? धरती के अंदर से निकलती है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मेथेन और एथेन होता है। मेथेन और एथेन, इसकी कार्बन और उसके अपरूप एक चैप्टर है, उसको जब हम समझाएंगे तो उसमें जितनी प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपके टेक्निकल में एक सवाल आया हुआ है एयरफोर्स में कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन और एथेन होती है। अगला सवाल देखते हैं कि नीला थोथा क्या है? नीला थोथा जो बेटा होता है 10th के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 होता है। अब देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? या ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ही नहीं है? तो एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स यानी समस्थानिक होते हैं, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? किस में पूछ रहा है ये क्वेश्चन? ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि पूछ किसने में रहा है, तो स्केल फॉरेनहाइट दे रखा है। तो फॉरेनहाइट स्केल में जो पानी का हिमांक बिंदु होता है वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु होता है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो 32 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो गया आपका? 32 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया। आगे बात समझ में? तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट ही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट आपका आंसर हो गया। तो आज हम जो भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पहले डिफरेंट टाइप के भिन्न भिन्न प्रकारों के एग्जामों में पूछे गए हैं, वहां से हमने इन क्वेश्चनों को निकाल के आपके सामने ले आया हूं। और आशा करता हूं कि इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में मिलेंगे। और नेक्स्ट में दूसरा वीडियो आपके पास तुरंत लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।